एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 1 के क्वेश्चन होंगे, बट ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। और ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो। सीटेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 एंड 15 दिसंबर को होगा, जिसमें ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो डेली 3 बजे की क्लास आप लोग ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है शुरुआती दौर पर, तो विकास का जो क्रम होता है यानी डेवलपमेंट का जो स्टेप होता है वो कौन सा है। तो सरल से जटिल की तरफ जाता है, या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ, या फिर वैश्विक से स्थानिक की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका नहीं होगा, बट हाँ अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता तो ये सही हो जाता। स्थानिक से वैश्विक की ओर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो उसके आसपास है, जो उसने चीज़ें देख रखी है, वो वहाँ से सीखना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे करके वो ऐसी भी चीज़ें सीखता है जो उसने शायद देखी नहीं है, बट उसके बारे में उसको नॉलेज होने लगता है। तो ये भी गलत होगा। अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा, बल्कि मूर्त से अमूर्त की तरफ हो सकता था, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो वही चीज़ें सीख सकते हैं जो उन्होंने देखी हुई है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जो यहाँ पर राइट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सरल से जटिल की तरफ होगा। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सरल से जटिल की तरफ जाता है। सबसे पहले हम सरल चीज़ें सीखते हैं जो आसान है, फिर धीरे धीरे करके हम कठिन जो है चीज़ें सीखना शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, यानी भाषा के डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, अगर एक बात की जाए जीन पियाजे के अनुसार, या फिर बात की जाए नॉम चॉम्स्की के अनुसार, तो इनका मानना ये है, अगर यानी कि नॉम चॉम्स्की ने तो क्लियरली बोला हुआ है कि 5 साल तक जो बच्चा होता है उसका एलईडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। 5 साल का बच्चा हर लैंग्वेज को सीख लेगा बहुत ही कम समय में। लेकिन वहीं पर जो है 20 साल का एक बात जो व्यक्ति है, वो जो है लैंग्वेज को उसको सीखने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन 5 साल के बच्चे को लैंग्वेज सीखने में कोई समस्या नहीं होगी, वो आराम से चीज़ें सीख लेगा, क्योंकि उसका एलईडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है 5 साल तक। तो सबसे सेंसिटिव पीरियड जो होगा वो कौन सा होगा, आरंभिक बाल्यावस्था है, या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था है, या फिर किशोरावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बहुत छोटा बच्चा होता है, यानी 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, वो बोलना सिर्फ सीख रहा होता है, ना कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। किशोरावस्था में बच्चा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, उसकी डेवलपमेंट जो लैंग्वेज है वो हो चुकी होती है। अब बचा आरंभिक बाल्यावस्था और बचा माध्यमिक बाल्यावस्था। तो आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो उसकी उम्र होती है 2 से लेकर, या फिर 3 से लेकर 5 साल, या फिर 6 साल तक। इसी में जो है बच्चे का एलईडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना होगा, क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आरंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चे का सेंसिटिव पीरियड होता है, और वो लैंग्वेज के प्रति काफ़ी सेंसिटिव पीरियड रहता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही होती है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश डैश कहलाती है, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज में अपनी भूमिकाओं को सीख रहे होते हैं कि हमारी क्या भूमिका है, क्या हमारा दायित्व है, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हमको बात करनी है, क्या हमको कपड़े पहनने हैं, कैसे हमको घर में रहना है, कैसे हमको बाहर रहना है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये हम जो सीख रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, या फिर समायोजन, या फिर समावेशन, या फिर अनुकूलन। तो अनुकूलन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये हुई है कि हम अपने समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं।
अनुकूलन होता है कि आप जिस माहौल में हो आप वहाँ पर अपने आप को वैसे ढाल रहे हो, तो ये नहीं होगा। समावेशन भी नहीं होगा कि आप जो है इंक्लूड कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। समायोजन भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा जो है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि जो हम रीत रिवाज हुए, तौर तरीके हुए, जो हमारे नैतिक व्यवहार हैं कि हाँ कोई गेस्ट आया तो उससे नमस्ते करना है, बड़ों से अच्छे से बात करनी है, छोटों से प्यार से बात करनी है, तो ये सब जो है क्या है, तौर तरीके जो हैं, इसको कहा जाता है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन होता है, जो कि हम समाज में रहकर सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, वह जो है उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है और इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा यह गया है कि यानी कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे का अनुकरण करने लगता है, और जो अनुकरण वो करता है वस्तु स्थायित्व की योग्यता जो है वो आ जाती है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो बच्चे में अचीव हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में अगर छोटा बच्चा है, मान के चलिए 0 से 2 वर्ष की उम्र में, और अगर आप उसको खिला रहे हो या फिर जो है उसके पास बैठे हुए, फिर आपने आपने फेस पे हाथ किया और भप किया, तो बच्चे को ये फील होता है कि ये अभी था यहाँ पर बट अब नहीं है, यानी बच्चा हंसने लगता है, फिर उसको लगता है मम्मा फिर से आ गई। तो उसको क्या है, बच्चे में अचीव नहीं हुआ है वस्तु स्थायित्व। यानी छोटा बच्चा है, अगर वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, उसको उठाकर आप कहीं रख देते हो, तो बच्चा उस चीज़ के लिए रोता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये वस्तु अब नहीं है। लेकिन वहीं पर जब बच्चा मान के चलिए स्टार्टिंग से यानी 0 से जो बच्चा है 4-5 महीने का होता है, तो वो उस चीज़ के लिए नहीं रोता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा 9 मंथ का या फिर 10 मंथ का या फिर 11 मंथ का होता है, तब उसी वस्तु के लिए वो रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये वस्तु मेरे सामने ना होकर भी है। वो बच्चा अगर बच्चे ने देख लिया है कि आपने कहीं पर रखा हुआ है, तो वो उसको उठाकर भी ले आएगा, क्योंकि इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी स्टार्ट हो जाते हैं 0 से 2 वर्ष की उम्र में, यानी सेंसिटिव पीरियड, यानी कि जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में अकॉर्डिंग टू प्याजे। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की जो योग्यता है आ चुकी है, यानी बच्चे में अचीव हो चुका है, उसको लगता है जो वस्तु मेरे सामने नहीं है तब भी ये कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी सेंसरी मोटर स्टेज होगा, जिसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष। अब इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी कहता है योग्यता नहीं है बच्चे में, तो भी आंसर आपका सेंसरी मोटर स्टेज ही होगा, क्योंकि वस्तु स्थायित्व जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज के स्टार्टिंग जो है दौर में अचीव नहीं होता है, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ में अचीव हो चुका होता है। तो एक ही स्टेज पे दो सिचुएशन होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ मंथ में बच्चे को लगता है जो वस्तु अभी थी वो अब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, तो उसको लगता है ये खिलौना अभी था और अभी कहीं पर रख दिया गया है, ये है, तो बच्चा उसके लिए रोना भी स्टार्ट करता है। तो यानी कि जो अचीवमेंट है, यानी जो वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वो स्टार्टिंग के कुछ मंथ में नहीं होता है अचीव, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ में अचीव हो चुका होता है। ये ध्यान रखना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट बहुत बार घुमाता है, क्योंकि आंसर इसका एक ही है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। थर्ड है जो है पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र होती है जो है 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चा सिंबल के थ्रू जो है यानी चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक जो होता है 7 से 11 वर्ष है, इसमें बच्चा जो उसके यानी सामने वस्तुएं हैं वो उसके बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट करता है कि ये वस्तु है ऐसी तो क्यों है, क्या है। ठीक है, और जो है औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है जो है 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है, और इसमें बच्चा कल्पनाएं करना भी स्टार्ट करता है, जो वस्तुएं उसके सामने नहीं है वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह जो है रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। यानी एक बच्ची है, उसको ये लगता है कि जो सूरज है ये हमको रोशनी दे रहा है, तो इसमें भी जान है। यानी बच्चा जो होता है वो कौन सी स्टेज पे होगा जो उसको
उस सिचुएशन में उसको लगता है कि जो मेरे पास जो वस्तुएं हैं, मेज है, कुर्सी है, बैग है, जो भी वस्तुएं हैं, इन सब में क्या है, जान है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, अगर वो खेल रहा है, किसी भी चीज़ से लड़ गया है, उसको चोट लगी है, तो अगर आप उसको मार देते हो तो उसको फील होता है कि यस, इसको भी चोट लगी है जैसे मुझे लगी है, वो और खुश हो जाता है। तो वो कौन से सिचुएशन में होता है, उसको लगता है कि जो भी मेरे पास वस्तुएं हैं उनमें भी जान पाई जाती है, वो भी जो है जीव हैं। तो जीववादी चिंतन है अकॉर्डिंग टू प्याजे, क्योंकि प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीकरण हो जाएगा, या फिर प्रतिवर्तिता है, या फिर वस्तु स्थायित्व है। तो वस्तु स्थायित्व यहाँ पर नहीं होगा, प्रतिवर्तिता आपका नहीं होगा। केंद्रीकरण यहाँ पर बच्चे जो है किसी एक ही पार्टिकुलर जो है सब्जेक्ट पर या फिर वस्तु पर जो है बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं है। यहाँ पर जीववादी जो है चिंतन है। बच्चे को लगता है कि सूरज जो है हमको रोशनी दे रहा है, तो इसमें भी जीव है, इसमें भी जान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। यानी इसमें कौन सी ऐसी संकल्पना जो दी गई है, कौन सा ऐसा जो है इसमें वर्ड है जो जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में ऐड नहीं किया हुआ है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इन्होंने अपनी ऐड किया हुआ है थ्योरी में। स्कीमा या फिर पार्ट या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, तो सोशल इंटरेक्शन ये भी ऐड किया है, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो पूरी समाज पर ही आधारित है। तो ये जो है ऐड हुआ है। इसके फोल्डिंग भी इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड किया है, क्योंकि हाफ सॉल्व क्वेश्चन हो गए, टेम्परेरी हेल्प हो गई, संकेत देना हो गया, तो ये जो है आपका इसके फोल्डिंग हो जाता है। लेकिन इन्होंने स्कीमा को ऐड नहीं किया हुआ है अपनी थ्योरी में। इन्होंने स्कीमा से रिलेटेड, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो सोशल कल्चर अप्रोच पर आधारित है, और ये स्कीमा जो है ये जो है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ऐड किया हुआ है, क्योंकि उनका जो है उनकी थ्योरी है जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि वाइगोस्की के द्वारा जो प्रतिपादित नहीं किया गया है वो आपका स्कीमा है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। ये यहाँ पर बताना है कि शैक्षिक प्रणाली के लिए कौन सा सही है। तो विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या फिर वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, तो शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है, ये बताना है। तो प्रतिस्पर्धा आपको बिल्कुल भी क्लासरूम में नहीं करवानी है, और इनाम या व्यवहार जैसी बात इन्होंने जो है यानी वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में नहीं की हुई है। उपर्युक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या फिर आलंबन देना बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में ऐड किया हुआ है कि जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर भी उसको समस्या है, वहाँ पर आप उसकी हेल्प कर रहे हो, यानी हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहे हो, टेम्परेरी हेल्प दे रहे हो, जो है संकेत दे रहे हो। तो इसमें क्या है, बच्चे को टेम्परेरी हेल्प मिल रही है थोड़ी, जहाँ पर भी उसको समस्या हुई आपने थोड़ी सी मदद कर दी और बच्चे का जो है आगे ग्रो हो गया, बच्चा आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। यानी कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट, और उसमें इन्होंने 3 जो है स्तर बताए हुए हैं और 6 चरण दिए हैं। एक स्तर पर 2 चरण है, तो इसलिए यहाँ पर 3 जो है स्तर होंगे और 2 चरण दिए गए हैं। तो पहला है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, या फिर दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, या फिर कानूनों और नियमों को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन करना, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, प्रथम अवस्था, यानी बच्चा फर्स्ट स्टेज पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, यानी दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। बच्चा जो होता है इसलिए काम करता है कि मम्मी मेरी तारीफ़ करेंगी, या फिर वो इसलिए नहीं चीज़ों को खा रहा है, मेहमान के लिए अगर कोई चीज़ आई हुई है, कोई मिठाई या फिर कुछ भी आया हुआ है, तो बच्चा इसलिए नहीं खाता है क्योंकि अगर मम्मा को पता चला तो वो बाद में पनिशमेंट मिलेगी। यानी दूसरों की जो है दूसरों जो मतलब पेरेंट्स मेरी तारीफ़ करेंगे, या फिर दूसरे का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखने के लिए बच्चा व्यवहारों को कर रहा है।
यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है क्या होता है। तो पहला है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, या फिर बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, या फिर बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका जो है नामनीकरण व पृथक्करण किया जाता है, या फिर बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से जो है बचने के लिए कार्य करते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो होता है उसमें बनना तो बच्चे को सज़ा से डर रहता है ना, जो है वो इसके लिए कार्य से बच रहा होता है, बल्कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है वो बच्चा भी एक्टिव होगा और बच्चे के एक्टिव होने के साथ साथ टीचर भी एक्टिव होगा और एक्टिविटियाँ हो रही होंगी। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं और एक्टिविटी के माध्यम से वो अपनी लर्निंग को बेहतर कर रहे होते हैं, उनको लर्निंग करने में मज़ा भी आ रहा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, पृथक्करण नामनीकरण आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को किसी भी प्रकार से आप उनको अलग थलग नहीं करोगे, ना तो उनके कल्चर के आधार पर, ना तो उनके लैंग्वेज के आधार पर, ना तो उनकी आर्थिक कंडीशन के आधार पर। किसी भी सिचुएशन में आप उनको अलग नहीं करोगे। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा, बाध्य नहीं करता है, बल्कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम बेस्ट मानी जाती है क्योंकि उसमें बच्चा एक्टिव होता है। बच्चा एक्टिव होने के साथ साथ बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो हार्वर्ड गार्डनर जो हैं इन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। सीटेट में 8 प्रकार की बुद्धि गिवन है और हमको 8 प्रकार की बुद्धि पढ़नी है। रीज़न ये है कि सीटेट में 8 प्रकार की बुद्धि पूछी जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, यानी सामान्य बुद्धि है या फिर भाषायिक बुद्धि या फिर भौतिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि बुद्धि का जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो है किया गया, तो यहाँ पर होगा भाषायिक बुद्धि, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी है उसमें भाषायिक बुद्धि को ऐड किया गया है। ठीक है, यानी भाषायिक बुद्धि जो नेता लोग हैं इनमें भाषायिक बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। जो सिंगर हैं, जो शायर हैं, इनमें भाषायिक बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। आपने देखा होगा गाने के दौरान यानी सॉन्ग के दौरान ये चांद को भी ज़मीन पे ले आते हैं और बहुत सारे जो हैं आप समझते ही हैं, तो उनमें क्या है भाषायिक बुद्धि पाई जा रही होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। जैसे कि नेता लोग हैं, अब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद उनके कोई भी वादे काम नहीं करते, यानी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनमें क्या है, उनको पता है कि यस हमको जो है सामने वाले लोगों को कैसे अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करना है, कैसे जो है उनसे वोट लेनी है, यानी उनमें क्या है भाषायिक बुद्धि बेस्ट होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि कुछ नेता लोग होते हैं जब दूसरे स्टेट जाते हैं या फिर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को भी वो अपने जो है लेक्चर में इंक्लूड कर रहे होते हैं। रीज़न ये है कि जब वहाँ की लैंग्वेज को आप इंक्लूड करोगे अपने लेक्चर में तो वहाँ के जो लोग हैं वो आकर्षित होंगे, वो इंटरेक्ट होंगे, उनको ये फील होगा कि कितने अच्छे हैं कि यहाँ की भी लैंग्वेज उनको आती है, वो यहाँ की भी लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं, महत्व दे रहे हैं। तो इससे जो लोगों की भावनाएं हैं वो और जुड़ेंगी। तो उनमें क्या है भाषायिक बुद्धि पाई जाती है कि हम लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। अगला है, इसमें पूछा गया है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक जो है शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत को जो है हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, यानी कि प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच जो है इसको जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ऐड किया ईगोसेंट्रिज्म जो है नाम से, और इसी को जो है वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में ऐड किया प्राइवेट स्पीच के नाम से। प्राइवेट स्पीच को जो है वाइगोस्की ने अप्रिशिएट किया क्योंकि उनका मानना ये था कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है तो अपने दिमाग को, अपने जो है ज्ञान को एक दिशा दे रहा होता है। लेकिन जो है जीन पियाजे ने इसको बोला कि जब बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है तो वो अहम केंद्रित होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो इसमें जो है व्यवहार का प्रदर्शन करती है, तो को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर हतोत्साहित करना चाहिए या फिर नकार देना चाहिए या फिर के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। यानी बच्चे अगर क्लासरूम में प्राइवेट स्पीच का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उनको पनिशमेंट दोगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि प्राइवेट स्पीच एक अच्छा है। जैसे कि आप पेपर को जब अटेंड करोगे सीटेड में जब जाओगे तो आप थोड़ा सा अपने आप बोलोगे कि अच्छा इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, मैंने अच्छा इसमें ये पढ़ा हुआ था, ये सही है या नहीं सही है। तो इससे क्या है, एक आपका माइंड सेट बन रहा है, एक अपने आप को एक मतलब अपनी थिंकिंग को एक दिशा दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो इसको आप अप्रिशिएट करोगे, ना कि इसको जो है दंडित करोगे जो अभ्यर्थी इसका प्रयोग कर रहे हैं। नकारोगे भी नहीं, हतोत्साहित भी नहीं करोगे, एंड इसको अप्रिशिएट करोगे, प्रोत्साहित करोगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राइवेट स्पीच के द्वारा हम अपने ध्यान को एकत्रित कर रहे होते हैं, एक माइंडसेट बना रहे होते हैं, एक दिशा दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। नेक्स्ट है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है। इसके लिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? यानी एक लड़का है, उसने ये इनकार कर दिया कि ये जो रोल है ये लड़की करती है और मैं तो लड़का हूँ, मैं ये रोल नहीं कर सकता हूँ। वो इसलिए उसने मना कर दिया। उसने इसलिए मना नहीं किया कि उसको वो आता नहीं था, बट उसने इसलिए मना कर दिया कि वो एक लड़का है। तो या ये क्या है, यानी जहाँ पर भी लड़का और लड़की को, यानी बॉयज़ और गर्ल को जहाँ भी एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा, जहाँ भी एक पक्ष को अप्रिशिएट किया जाएगा दूसरे पक्ष को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाएगा। क्योंकि ये कहीं बुक में नहीं लिखा कि घर का खाना लड़कियां ही बनाएंगी, और ये कहीं बुक में नहीं लिखा कि बाहर का काम लड़के ही करेंगे। ये कहाँ से बना? ये समाज ने निर्धारित किया कि लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे, लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़कियां लाउड हंस नहीं सकती। तो ये सारे जो रूल हैं ये समाज ने निर्धारित किए, ना कि किसी पार्टिकुलर बुक में लिखे हुए हैं। तो जहाँ पर भी एक पक्ष को हम अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे पक्ष को नकारेंगे, या फिर एक पक्ष से दूसरे पक्ष के कंपेयर करेंगे, वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं है, अगर क्योंकि लड़के ने साफ मना कर दिया कि वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक लड़का है, तो ये लचीलापन नहीं है। जेंडर समानता, इक्विटी की यहाँ पर बात नहीं हुई है। गतिशीलता भी यहाँ पर नहीं है। जेंडर प्रारूप है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। जेंडर टाइपिंग है, यहाँ पर जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यस मैं लड़का हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है लड़की की ड्रेस है, लड़की ही ये पहनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कि फोर व्हीलर चलाना हो गया, अब ऐसी सिचुएशन में जो है ज़्यादातर क्या होता है, माइंडसेट बनता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पर जब अगर आपको पता चले कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो एक माइंडसेट बनता है कि ज़्यादातर जो है वहाँ पर मेल ही चला रहा होगा तभी जाके एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो एक माइंडसेट बन जाता है, ये बना हुआ है कि ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं या फिर ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। जैसे कि कहा जाता है अगर लड़के रो रहे हैं तो कहेंगे क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्यों, यानी कि एक समाज ने निर्धारित किया है कि लड़कियां सॉफ्ट दिल की होती हैं, वो जल्दी रोती हैं, लड़के जो होते हैं इमोशनल नहीं होते, वो रोते नहीं हैं। तो ये समाज ने निर्धारित किया। क्यों, क्या लड़के नहीं रो सकते, उनको पेन नहीं हो रही है? ऐसा क्या एक समाज ने निर्धारित किया, कहीं बुक में पार्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है कि लड़के जो है रोते नहीं हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 है कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एक ही क्लासरूम में जो है अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत जो है चीज़ों को कनेक्ट कर ले होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको देखकर ही समझ में आता होगा। तो पार्टिकुलर जब 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 प्रकार से सीख रहे होंगे, उनकी सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप क्या करेंगे, तो विवेदित निर्देश देंगे या फिर मानकीकृत निर्देश आपका कहीं भी जो है सिचुएशन में सही नहीं होगा जब तक जो है क्वेश्चन निगेटिव ना पूछा हो।
टैगवर्ड की क्लास मैंने डिस्कस किया हुआ है, CDP हिंदी मैथ पेडागोजी, तो जा कर के प्लीज़ उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सच में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि टैगवर्ड की मदद से आपके 10 से जो है 15 नंबर भी सही हो जाएंगे अगर आपने सही से उसका प्रयोग कर लिया पेपर में। तो उसको जा कर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उद्दीपन अनुबंधन नहीं होगा, निर्देश यानी विभेदित निर्देश होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जब बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार की उनके सीखने की जो क्षमता है, तो आप विभिन्न प्रकार से उनको निर्देश भी दोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनको गाइड करोगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब 30 प्रकार के बच्चे हैं तो 30 प्रकार का जो है आप अप्लाई करोगे, 30 प्रकार से उनको जो है कन्विंस करोगे। अगला है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है, यानी जो सामाजिक रचनावादी क्लासरूम है उसमें मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होगा। तो वस्तुनिष्ठ जो है प्रत्याहार आधारित परीक्षाएं, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी कि जो मूल्यांकन है सामाजिक रचनावादी क्लासरूम में सहयोगात्मक मूल्य पर जो है परियोजनाएं होंगी, यानी कि बच्चा एक दूसरे की सहयोग करके, एक दूसरे का मदद करके जो है वो सीख रहा होगा। ग्रुप में लर्निंग हो रही होगी, जहाँ पर भी दिक्कत हो रही है बच्चे जो है एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे से सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी विद्यार्थियों का जो आकलन होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को जो है बढ़ाने के लिए जो है इसे संबोधित करना, या फिर शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, या फिर रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना, या फिर कक्षा में जो है समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। तो आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा देने के लिए जो संशोधित करना, या फिर गैर जो है यानी शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। योग्यता को जो है वाले समूह को बनाने के लिए, यानी समूह आपको नहीं बनाना है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार आप उनको अलग थलग नहीं करोगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो असेसमेंट है, असेसमेंट का ये मेन जो है उद्देश्य होता है कि बच्चों को जहाँ पर भी दिक्कत हुई है उनकी हेल्प कर दी जाए और उनका प्रोग्रेस हो पाए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। कल आपको ये 3 बजे क्लास मिल जाएगी, जहाँ पर हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। डेली प्रेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।